हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 9 क्षितिज भाग 1 से है, जिसमें 50 प्रश्न हैं। ठीक है, तो जो क्षितिज है भाग 1 क्लास 9 का, उसका एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उससे संबंधित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में क्लास 9 से जो पुस्तक थी स्पर्श, उसको भी हम लोग एक एक चैप्टर पढ़े हैं और उससे प्रैक्टिस सेट किए हैं। और जो एक और पुस्तक है क्लास 9 की, वो है कृतिका। ठीक, कृतिका, उसका भी एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और उससे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। बात करते हैं क्षितिज की, तो क्षितिज का भी हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह पंक्ति कहा है किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। किस लेखक द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, निराला, कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। 2 बैलों की कथा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसमें यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हीरा, मोती, झूरी, झूरी और गया। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर होगा मोती। ठीक है, मोती, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोती कहता है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। जब वह काजी हाउस में दोनों पकड़े जाते हैं खेत से, तो वहीं पर बंद किए जाते हैं हीरा और मोती। फिर रात को मोती जो है अपने सिंहों की मार से दीवार को तोड़ देता है और जितने सारे उसमें भेड़ बकरी सब बंद रहते हैं उन सबको आज़ाद कर देता है। फिर उसके बाद से हीरा और मोती वहीं पे रुक जाते हैं और वही कहता है मोती कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, सप्त सुमन 1930, कफन 1935। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कफन 1935 की रचना नहीं है बल्कि 1936 की रचना है। ठीक है, 1936 की रचना है और ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। किसने लिखा है? प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, श्यामा चरण दुबे। चौथा जो ऑप्शन है जाविर हुसैन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद जी कहते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद को
उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया? दयानारायण निगम ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बालकृष्ण भट्ट ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, दहेज एवं अनमेल विवाह, अनमोल नहीं अनमेल, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला। ठीक है, निर्मला 1927 की रचना है और इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है और यह उपन्यास जो चारों उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, प्रेमचंद जी का है। निर्मला में निर्मला रहती है, वो छोटी रहती है उम्र में, लेकिन जब उसकी शादी होती है वो बूढ़ा रहता है। ठीक है, इसी का चित्रण किया हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया? माधुरी, हंस, जागरण, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, महज यानी म से माधुरी, ह से हंस, ज से जागरण, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है? मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों रचनाएं हैं, यात्रा वृतांत है, इसकी विधा क्या है? यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। ये तीनों राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृतांत है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 है, किस यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष गलत है? घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1955। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया के दुर्गम भूखंड 1955 में नहीं है बल्कि 1956 में है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1956 में है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, चीन में कम्यून 1959 और चीन में क्या देखा 1960, ये दोनों यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है? राहुल सांकृत्यायन, दामोदर शास्त्री, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और ऑप्शन डी है महेश प्रसाद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है। प्रश्न नंबर 13 है, श्यामाचरण दुबे की रचना है? मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? श्यामाचरण दुबे की रचना पूछ रहा है तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, श्यामाचरण दुबे की रचना ये तीनों है, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, जाबिर हुसैन की रचना नहीं है? जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, समाज और भविष्य। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समाज और भविष्य। समाज और भविष्य जाबिर हुसैन की रचना नहीं है बल्कि श्यामाचरण दुबे की रचना है। किसकी रचना है? श्यामाचरण दुबे की रचना है। श्यामाचरण दुबे की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे और सदाचार का ताबीज, ये तीनों जो निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, किस निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970,
अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1966। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैष्णव की फिसलन 1966 की रचना नहीं है बल्कि 1967 की रचना है, 1967 की रचना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हरिशंकर परसाई को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987। आपका उत्तर हो जाएगा विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 की रचना है और इसी रचना पर हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, यामा 1940। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा, जो कि 1940 की रचना है। इस पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। इनकी एक और रचना है निर्निशा। निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, एक और रचना है सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत, सांध्य गीत इनकी रचना है। कहा जाता है कि इन सभी रचनाओं में जो गीत लिखी थी महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा गया था गीत, इन सारी रचनाओं में उसी का संकलन यामा में किया गया है। कुछ अच्छे अच्छे गीतों का संकलन किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, निराला, भारतेंदु। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जब पहला काव्य संकलन महादेवी वर्मा का प्रकाशित होने वाला था, लिखा जा रहा था, तो उस समय निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? सिद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, अरविंद दर्शन, कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। ठीक है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। बात करते हैं अरविंद दर्शन की, तो इस दर्शन से जो प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत जी का दर्शन था अरविंद दर्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, तीनों रचनाएं जो हैं, तीनों रेखा चित्र हैं और तीनों रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा का है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। इस कोटेशन को ध्यान से देखिएगा। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, राजनाथ पांडे। तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, किस निबंध संग्रह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, आलोक पर्व 1972। आपका उत्तर हो जाएगा आलोक पर्व, जो कि 1972 की रचना है, निबंध संग्रह है। इस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंधकार के अंदर आते हैं? तो ये लालित्य निबंधकार हैं। ठीक है। लालित्य यानी ललित निबंधकार। ठीक है। ललित निबंधकार कहलाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 24 है, किस निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1966। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य सहचर।
साहित्य सहचर 1966 की रचना नहीं है, बल्कि 1965 की रचना है। ठीक है, 1965 की रचना है। ये सारी रचनाएं यानी ये जो चारों निबंध आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, गेहूं और गुलाब। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, बल्कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बेनीपुरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, सुचरिता और महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। आपका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की रचना है और इसकी विधा है उपन्यास। आत्मकथा देखकर कई लोग इसे आत्मकथा समझते हैं, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है बल्कि उपन्यास है। और ये उपन्यास 1946 की है और इसी में सुचरिता और महामाया ये दो पात्र रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इनके उस उपन्यास को क्रम से लगाने के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा एक बिल्कुल क्रम से दिया गया है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद से चारुचंद्र लेख, उसके बाद है पुनर्नवा, फिर लास्ट में है अनामदास का पोथा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, किस आलोचनात्मक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर। कबीर 1941 की रचना है और इसी रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। ठीक है। भक्ति काल के 4 कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के 4 कवि कौन कौन? पहले कबीर, कबीर के बाद जायसी, जायसी के बाद तुलसीदास, तुलसीदास जी के बाद सूरदास। ठीक है, सूरदास। भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया था, 2 धाराओं में, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में आते हैं कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी में आते हैं जायसी। उसके बाद से सगुण जो धारा थी उसको भी 2 भागों में बांटा गया था, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, तो राम काव्य में आते हैं तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य में आते हैं सूरदास जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन तीनों लोगों को स्थान दिया है अपने ग्रंथ में, या इन तीनों लोगों की बातें करते हैं अपने ग्रंथ में, और एक ग्रंथ लिखे हैं, एक साहित्य लिखे हैं, कह सकते हैं एक आलोचनात्मक कृति लिखे हैं, जिसमें जायसी, तुलसी और सूरदास इन तीनों लोगों के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी बच गए कबीरदास जी। कबीरदास जी को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए, फिर ये देखे तो फिर इनके ऊपर एक पुस्तक ही लिख डाली जिसका नाम है कबीर। ठीक है, कबीर, इसको याद रखिएगा। कबीर की रचना कब हुई थी? 1941 में। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, स्त्री दर्पण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? स्त्री दर्पण, इलाहाबाद, काशी, कोलकाता, बिहार। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज। स्त्री दर्पण पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 29 है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास, कबीरदास, नंददास और सूरदास। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमार। प्रश्न नंबर 30 है,
कबीर किस शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और निर्गुण धारा को दो शाखाओं में बांटा गया, जो कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के जो कवि हैं वो हैं कबीर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निर्गुण धारा, ठीक है, और ये है दोनों सगुण धारा में दोनों आएंगे, ठीक है, सगुण धारा में, ठीक है। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हो गए कबीर और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो गए जायसी, जायसी। रामाश्रयी शाखा के कवि हो गए तुलसी और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हो गए सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 है, हित चित्त की द्वैथुनि गिराने मोह बलिंडा टूटा। यह पंक्ति कबीर की किस रचना से ली गई है? साखी, शबद, रामायणी या उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शबद। शबद से ली गई है यह पंक्ति। कबीरदास जी की रचना है साखी, शबद और रामायणी, उसमें जो शबद है वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है ये, इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, सुजान रस खान में कुल कितने छंद हैं? 181, 17, 12 और 214। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 214, ठीक है। सुजान रस खान में कुल 214 छंद हैं, ठीक है। आज का जो प्रश्न है, सारे प्रश्न क्षितिज भागवन से लिया गया है, ठीक है। क्लास 9 की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसी में से लिया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये। रसखान के बारे में यह किसने लिखा है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है रसखान के बारे में कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं और भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, रसखान का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम, सैयद इब्राहिम, निजामुद्दीन, अफजल। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद इब्राहिम, ठीक है, सैयद इब्राहिम। प्रश्न नंबर 35 है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिमकिरीटिनी 1943, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम तरंगिणी, ठीक है। हिम तरंगिणी जो है रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चाँद 1959, अतिमा 1955 और लोकायतन 1964। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद 1959 की रचना है और इसी रचना पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि पंत की प्रगतिवादी रचना नहीं है। उच्छ्वास 1920, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास 1920 की रचना है और पंत जी की रचना है, लेकिन प्रगतिवादी रचना नहीं है बल्कि छायावादी रचना है, ठीक है, छायावादी रचना है। उच्छ्वास ग्रंथ बीड़ा पल्लव गुंजन, ठीक है, याद रखिएगा। उच्छ्वास ग्रंथि
ग्रंथि, बीड़ा, बीड़ा, पल्लव, पल्लव और गुंजन, गुंजन। ये जो 5 रचनाएं हैं ये छायावादी रचना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ये 5 रचनाएं छायावादी रचना है। उसके बाद से जो युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्य है ये प्रगतिवादी रचना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदंबरा, लोकायतन, स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चिदंबरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा पर और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है। तो दोनों का नाम अलग अलग है, याद रखिएगा, और दोनों पर 2 इनको पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 40 है, पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। तो लास्ट में गुंजन है, तो गुंजन 1932 की रचना है और यह छायावाद की अंतिम रचना है। ठीक है। छायावादी रचना 5 ही है, यहाँ 4 दिया गया है और उच्छ्वास है। ठीक है। उच्छ्वास, उसके बाद से ग्रंथि, उसके बाद बीड़ा, उसके बाद पल्लव, उसके बाद गुंजन। क्रम से याद रखना चाहिए। ठीक है। कि क्रम लगाने के लिए भी आए तो आप लोग लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, संवेदनशील इस इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, कोई नहीं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पंत। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के बारे में रचनाएं ज़्यादा की हैं। ठीक है। इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जलतुम 1984, बोले बोल अबोल 1985। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्वा। अपूर्वा 1984 की रचना है और इसी रचना पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कृत जितनी भी रचनाएं हैं आप लोगों को याद रखना होगा। प्रश्न नंबर 43 है, किस रचना का प्रकाशन वर्ष गलत है? युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1948, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? युग की गंगा, नींद के बादल। नींद के बादल 1948 की रचना नहीं है बल्कि 1947 की रचना है। ठीक है। 1947 की रचना है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नींद के बादल। प्रश्न नंबर 44 है, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है पूछ रहा है? आग का आईना 1970, गुलमेहदी 1978, पंख और पतवार 1979, सतरंगे पंखों वाली 1959। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है बल्कि नागार्जुन की रचना है। ठीक है। नागार्जुन की रचना है। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि हैं? किस तार सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तीसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस चारों तार सप्तक में 7-7 कवि आते हैं, 7 28, टोटल 28 कवि हो गए। और अगर पूछे कि तार सप्तक जब संपादक कौन थे इसके, तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। ठीक है। और इसमें जो तार सप्तक में जो 7 कवि आएंगे उनको भी याद रखना है, दूसरे तार सप्तक में कौन कौन कवि आएंगे उनको भी याद रखना है, और तीसरे तार सप्तक के कवि को भी याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और इसी रचना पर इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, सशस्त्र दल सक्सेना की रचना है, पूछ रहा है यानी कौन सी रचना है? गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 है, किस रचना पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्थर फेंक रहा हूं 2010 की रचना है और इसी रचना पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, चंद्रकांत देवताले की रचना नहीं है। ठीक है, हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980, संसद से सड़क तक 1972। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद से सड़क तक 1972 की रचना है, लेकिन चंद्रकांत देवताले की रचना नहीं है बल्कि धूमिल की रचना है, धूमिल की रचना है। ठीक है, धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एंड लास्ट प्रश्न है, राजेश जोशी की रचना नहीं है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी रचनाएं जो है राजेश जोशी की ही हैं। राजेश जोशी की रचना है। ठीक है, राजेश जोशी की रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास कर लिए और ये जो सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न क्लास 9 क्षितिज से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोग ये कह रहे थे कि हिंदी के साथ साथ जीएस भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम यही कहेंगे कि जीएस पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए, क्योंकि अब यहाँ बात 80 नंबर की नहीं है बल्कि 102 नंबर का है। ठीक है, 102 नंबर का अपना हिंदी आएगा, तो आप लोग हिंदी पर अपना कमांड बनाएं और ये अगर 102 नंबर सही हो जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इधर उधर की बातें ना सुनिए, अपना पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।